यह सच्ची कहानी शुरू होती है 1965 में, जब कुछ लोगों का मानना था कि वियतनाम में छोटी सी झड़प एक फुल स्केल वॉर में बदल जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने लाओस के अंदर गुप्त ठिकानों पर भयानक बमबारी की थी। अब मिलिट्री फाइटर जेट दिन में एक गांव के ऊपर से उड़ते हुए पूरे खेतों में बम गिराते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर फसल और घर को बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद टॉनकिन की खाड़ी में यूएसएस रेंजर, पायलट डेंगलर और उनकी नौसेना स्क्वाड्रन प्री मिशन ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। यहाँ उन्हें एक मिशन दिया जाता है जिसमें वायुसेना को दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटने के लिए वियतनाम के उत्तरी भाग के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। अब क्योंकि यह मिशन सीक्रेट होता है, इसलिए स्क्वाड को याद दिलाया जाता है कि उन्हें इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करनी है, यहाँ तक कि अपने परिवार और दोस्तों से भी नहीं। अपने मिशन की तैयारी के लिए टीम जिंदा रहने के तरीके के बारे में जानने के लिए एक छोटी फिल्म देखती है, जिसमें बताया जाता है कि पत्तियों के साथ कैसे छिपना है और अपने तरफ किसी विमान का ध्यान कैसे आकर्षित करना है। लेकिन उन्हें ज्यादातर यह बकवास लगता है। इसके साथ ही वे साथ ले जा रहे उपकरण और हथियार को अपने हिसाब से फेर बदल कर सकते हैं। इसलिए डेंगलर इस मिशन के दौरान अमेरिकी पासपोर्ट को छुपाने के लिए अपने नौसेना के जूते पर एक अलग से फ्लैप लगाने के लिए कहता है। अब आखिरी ब्रीफिंग में स्क्वाड लीडर इस ऑपरेशन की सुरक्षा के बारे में अंतिम बार उन्हें चेताता है। वह टीम को फील्ड पर अपने मिलिट्री रेडियो के यूज पर भी चेतावनी देता है, क्योंकि सेना को ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि दुश्मन उनके रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सकता है और वे किसी भी बचाव दल को घात लगाकर फंसा सकते हैं। मीटिंग के दौरान डेंगलर को मिशन लीडर के रूप में चुना जाता है। अब मिशन के दिन डेंगलर और उसके सबसे अच्छे दोस्त एक पुरानी रस्म करते हैं और साथ में वे एक दूसरे को शुभ कामनाएं देते हुए अपना माथा दीवार पर टिकाते हैं। फिर 4 लड़ाकू विमान उत्तरी वियतनाम में लाओस की ओर बढ़ते हैं। अब जब स्क्वाड अपने टारगेटेड एरिया पर बमबारी शुरू करते हैं तो लोकल लोग तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर देते हैं और डेंगलर का जेट भी उनकी गोलियों की चपेट में आ जाता है और वह गिरने लगता है। जैसे ही उसका लेफ्ट विंग धीरे धीरे फटता है तो इस पर डेंगलर अपनी श्रेष्ठ पायलट कौशल से जेट को क्रैश लैंड करके जमीन पर सुरक्षित कूद जाता है। अब लाओ दुश्मन पहले से ही उसके पीछे आ रहे होते हैं, इसलिए डेंगलर जंगल में छिपने के लिए मैदान से भागता है। वीडियो को याद करते हुए वह पौधों के ढेर के नीचे छिप जाता है और जब सैनिक अलग दिशा में निकल जाते हैं तब वह बाहर आता है। फिर वह अपने मिलिट्री रेडियो को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर जंगल में चला जाता है। आखिर में उसे एक खाली छप्पर मिलता है और वह बर्तन में जो थोड़ा खाना पाता है उसे चुरा लेता है। फिर वह एक प्लास्टिक बैग में भी सोता है और हमेशा इसे पत्तियों से ढक देता है। अब जब वह अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज सुनता है तो वह अपने छिपने की जगह को छोड़ने के लिए सावधान हो जाता है, लेकिन वास्तव में बाहर आने से पहले वह एक स्थानीय परिवार को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। इसके बाद वह एक चट्टान के ऊपर चढ़ता है और छोटे से शीशे की मदद से हेलीकॉप्टर को सिग्नल देना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। इसके बाद डेंगलर भयानक गर्मी से राहत पाने के लिए एक नदी से पानी पीने के लिए रुकता है, लेकिन तभी उसे लाओ की सेना घेर लेती है। इसके बाद सबसे पहले वे डेंगलर को पास के एक गांव में जाते हैं जहां कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता है। डेंगलर को गांव के बीच में बांध दिया जाता है और वे उसे टॉयलेट भी नहीं जाने देते हैं, इसलिए वह अपनी पैंट में ही कर देता है। वह पूरा दिन वहाँ जमीन पर पड़ा रहता है, जबकि गांव के लोग उसे चिड़ियाघर के जानवर की तरह घूरते हैं और एक बच्चा उसके चेहरे के सामने एक कीड़ा लटकाकर उसके साथ खिलवाड़ भी करता है। अगली सुबह डेंगलर को फिर से ले जाया जाता है और इस बार सेना जंगल के एक अलग हिस्से तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करती है। जब वे आराम करने के लिए रुकते हैं तो डेंगलर देखता है कि लोग एक अलग जुगाड़ से आग जला रहे हैं। इसके साथ ही कभी कभी हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं, लेकिन सैनिक नजर से बचने के लिए हमेशा डेंगलर को झाड़ियों में खींच लेते हैं। वे उसे एक पेड़ के सामने बांध देते हैं और उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन वे जानबूझकर उसे गोली नहीं मारते हैं। खेतों में बहुत चलने और हेलीकॉप्टरों से छिपने के बाद वे दूसरे गांव में पहुंचते हैं और डेंगलर को लाओस की राजधानी में ले जाने के लिए एक ट्रक में फेंक देते हैं। वहाँ डेंगलर को एक आलीशान घर में पहुंचाया जाता है और वह प्रोविंशियल गवर्नर से मिलता है। अब गवर्नर डेंगलर के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उससे अंग्रेजी में बात करता है। इसके बाद वह डेंगलर को कुछ पानी भी देता है। सबसे पहले डेंगलर यह छिपाने की कोशिश करता है कि वह एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी है, लेकिन गवर्नर को पता होता है कि वह झूठ बोल रहा है और डेंगलर को अमेरिकी पासपोर्ट दिखाने के लिए कहता है, जिसे उसने अपने जूते के फ्लैप में छिपाया था। तब गवर्नर डेंगलर के साथ एक समझौता करता है कि अगर वह अमेरिका और लाओ लोगों के खिलाफ उसके युद्ध की निंदा करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देगा तो उसे वह आजाद कर देगा। लेकिन जब डेंगलर अपने ही देश के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है तो उसे आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद डेंगलर को जानवर के साथ बांधकर
कर पूरे गांव में जमीन पर घसीटा जाता है, जिससे उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। इसके बाद उसे एक पेड़ से उल्टा बांध दिया जाता है, जहाँ वे उसे हिलाते और घुमाते रहते हैं। अंत में उसे एक कुएं के अंदर डाला जाता है और बार बार पानी के नीचे धकेला जाता है। कुछ समय बाद डेंगलर को एक जेल कैंप में ले जाया जाता है, जहाँ उसके जूते उतार दिए जाते हैं और उसे रात बिताने के लिए एक झोपड़ी के अंदर धकेल दिया जाता है और उसके पैरों को बांधकर कमरे के अंदर कैद कर दिया जाता है। अब डेंगलर दीवार के पीछे से आने वाली आवाजों को सुनता है, जहाँ कोई बता रहा होता है कि गार्डों के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि वे बहुत खतरनाक हैं। अगली सुबह डेंगलर को कैंप के चारों ओर घूमने के लिए आजाद कर दिया जाता है और वह अपने साथी युद्ध कैदियों से मिलने जाता है, जिनमें से वाई-सी, फिसिट और प्रोसेट विदेशी हैं, जबकि डेब्रुइन और मार्टिन साथी अमेरिकी पायलट हैं। डेंगलर को यह जानकर आश्चर्य होता है कि उनमें से कुछ तो बहुत सालों से यहाँ कैद हैं। अब डेब्रुइन डेंगलर को गार्डों से परिचित कराने के लिए जेल कैंप के चारों ओर टहलने के लिए ले जाता है और उसे समझाता है कि यहाँ जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका अपना सिर नीचे रखो। कैदी सुबह में कैंप के चारों ओर घूमने के लिए फ्री हैं, लेकिन रात में उन्हें झोपड़ी के अंदर एक दूसरे के हाथों में हथकड़ी लगाकर और पैरों को भारी लकड़ी में फंसा कर रखा जाता है। अब कम से कम झोपड़ी के अंदर वे गार्डों के सुने बिना बात कर सकते हैं। डेंगलर दूसरे कैदियों को भागने का प्लान बनाने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि यह एक बुरा प्लान है, क्योंकि जंगल में प्रचंड गर्मी के कारण उनके लिए पानी के बिना जिंदा रहना असंभव है और बारिश का मौसम भी आने वाला है। इसके साथ ही उन्हें इन गार्डों से बचने के लिए रात में निकलना होगा, लेकिन वे यहाँ हिल डुल भी नहीं सकते हैं। भागना तो दूर की बात है। फिर भी डेंगलर उन्हें हार नहीं मानने को कहता है और उन सभी को एक कील की मदद से यहाँ से निकलने का जुगाड़ बताता है। हालांकि उन्हें अब भी डेंगलर पर संदेह होता है, फिर भी वे उसकी बात मान लेते हैं और कैंप के चारों ओर तितर बितर हो जाते हैं, जिससे सभी गार्ड उनके पीछे चले जाते हैं। केवल एक गूंगा गार्ड पीछे रहता है और डेंगलर उसे बहकाते हुए एक लकड़ी से कील को चुरा लेता है। बाद में झोपड़ी में डेंगलर कील के नुकीले सिर को पत्थर पर घिस घिस कर नुकीला बना लेता है, फिर उससे उनकी हथकड़ी खोल देता है। इससे कैदियों को रात में थोड़ी आजादी मिल जाती है और अब वे डेंगलर पर आखिरकार भागने के प्लान के लिए विश्वास करते हैं। अगली सुबह लड़ाकू विमान प्रिजन कैंप के ऊपर से उड़ते हैं। इससे गार्ड गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में गार्डों में से एक तो मार्टिन पर गोली चला देता है। सौभाग्य से गोली मुश्किल से उसके सिर को छूती है और केवल एक निशान छोड़ती है। फिर गार्ड उनके डर पर हंसने के लिए दूसरों को गोली मारने की धमकी देकर उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, डेंगलर को अपने नए दोस्तों के बारे में और अधिक पता चलता है, जैसे कि वे स्मेल को याद रखने के लिए बीन के डिब्बे का एक लेबल रखते हैं। वे यह कहानियां भी साझा करते हैं कि वे पायलट क्यों बने। एक शाम डेब्रुइन कहता है कि उसे नहीं लगता कि डेंगलर कोई अच्छा प्लान बना सकता है और वह उन सभी को मार डालेगा। अगर डेंगलर या कोई और भागने की कोशिश करने की हिम्मत करता है तो डेब्रुइन चिल्लाएगा और गार्ड को सचेत करेगा। अगले दिन वियतनामी सैनिकों का एक दस्ता कैंप में रुकता है और वे कैदियों की जांच करते हैं। अब एक महिला सैनिक को डेंगलर का शेविंग ग्लास मिलता है और वह उसे कुछ छेड़खानी के साथ गिफ्ट में दे देता है। अचानक एक गार्ड अपने हथियार पर कंट्रोल खो देता है, जिससे हर जगह गोलीबारी शुरू हो जाती है। जब हर कोई छिपने के लिए दौड़ रहा होता है तो डेंगलर मेज पर बैठकर एक प्लेट से गिरे हुए चावल के कुछ दानों को घूर रहा होता है, तो उसे एक आइडिया आता है। कुछ सप्ताहों बाद सभी कैदी डेंगलर को जन्मदिन की शुभकामनाएं गीत गाकर और उसे कीड़ों से बना ड्रिंक पिलाकर देते हैं। अब उनसे खुश होकर डेंगलर उन्हें वापस कुछ गिफ्ट देने का फैसला करता है। सबसे पहले वह बताता है कि उसने पुरानी गोलियों के खोलों से 2 खुरदरे चाकू बनाए हैं और जो दोस्त बता देगा कि उसके किन हाथों में क्या है तो वह उसे दे देगा। इसके बाद वह कबूल करता है कि वह हर दिन थोड़ा सा चावल छिपा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में एक और प्लान चल रहा था। अब डेंगलर देखता है कि लंच ब्रेक के दौरान गार्ड अपने हथियार पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए उसे लगता है कि उन्हें उन हथियारों को चुरा लेना चाहिए और इसी तरह की कार्रवाई से वे यहाँ पर कब्जा कर लेंगे जब तक कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर उनके बचाव में न आ जाए। अब कैदी इसे अंजाम देने के लिए 4 जुलाई का दिन चुनते हैं, इसलिए उनके पास 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बचा होता है। इसके साथ ही अब से वे छत के माध्यम से डेंगलर के छोटे दर्पण का यूज करके गार्डों की दिनचर्या का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। वे गार्डों की पोजीशन और उनके हथियारों को याद रखने के लिए लकड़ी और चट्टानों से चिन्हित करते हैं और जब एक रात एक गार्ड उन्हें लगभग रंगे हाथों पकड़ लेता है तो वे दिखावा करते हैं कि यह सिर्फ एक खेल है जो उन्होंने खुद से बनाया है। अब डेंगलर के हाथ से बनाए गए चाकुओं से कैदी अपनी झोपड़ी के फर्श पर भागने का रास्ता बनाते हैं। हर रात डेंगलर भागने के रास्ते के लिए बाहर निकलता है जिससे वे सभी निकल सकें। जैसे जैसे दिन बीतते हैं कैदी देखते हैं कि खाने
की चीजें और भी कम होती जा रही हैं। हालांकि डेंगलर का दोस्त छोटा गार्ड अभी भी उसे चावल की एक छोटी सी गेंद बचा कर देता है। अब आखिरकार उनके लिए खाना लाना बंद कर देते हैं और इसके बदले में उन्हें कीड़ों से भरा कटोरा परोसा जाता है। इस पर डेब्रूइन कहता है कि वह अपना चावल खाएगा, लेकिन डेंगलर उसे याद दिलाता है कि उसके पास कील है। इसलिए अगर डेब्रूइन उनके भागने से पहले चावल खाएगा तो डेंगलर उसे उनके साथ भागने के लिए खड़ी नहीं खोलेगा। इसीलिए डेब्रूइन भी कीड़ा खाने को मजबूर हो जाता है। एक सुबह वे हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए सुनते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें चुप रहने के लिए चेतावनी के तौर पर जमीन पर गोली चला देते हैं। गार्ड के जाने के बाद मार्टिन की तबीयत खराब हो जाती है और डेंगलर उससे वादा करता है कि वे जल्द ही यहाँ से भाग जाएंगे। एक दिन वाईसी कुछ गार्डों के बीच की बातचीत सुनता है। अब क्योंकि वाईसी लोकल भाषा बोल सकता है, इसीलिए वह ट्रांसलेशन कर सकता है और उन्हें पता चलता है कि गार्ड कैदियों को मारने की योजना बना रहे हैं और ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे उन्होंने भागने का प्रयास किया हो। जाहिर है कि वे भी खाने की कमी से थक चुके हैं और आखिरकार वे अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। इससे वे 4 जुलाई का इंतजार करने के बजाय अगले ही दिन भागने का डिसीजन लेते हैं। अगली सुबह कैदी अपना प्लान शुरू करते हैं। इसके लिए वे पहले 2 ग्रुप में बट जाते हैं, एक में डेंगलर और मार्टिन और बाकी के साथ डेब्रूइन। अब दोनों ग्रुप अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं और फिर गार्डों को कब्जे में करने के लिए किचन में एक ही समय पर मिलने का वादा करते हैं। डेंगलर पहले झोपड़ी से बाहर निकलता है और गार्डों के छोड़ी गई बंदूकों को जल्दी से इकट्ठा करता है, लेकिन जब डेंगलर और मार्टिन किचन में पहुंचते हैं तो वे वहां अकेले होते हैं और केवल 2 लोग इतने जल्दी उन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। फिर भी वे तेजी से सोचते हैं और तुरंत गार्डों पर गोली चला देते हैं, जिससे उनके छोटे दोस्त को छोड़कर सभी मारे जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि वे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, इसलिए डेंगलर और मार्टिन जितना संभव होता है उतना भोजन चुरा लेते हैं और कैंप से भाग जाते हैं। फिर आखिरकार वे डेब्रूइन और वाईसी से टकराते हैं और डेंगलर जब वह देखता है कि 2 लोग गायब हैं, जबकि डेब्रूइन के पास 2 हथियार और जूते हैं, तो उसे संदेह होता है। डेब्रूइन कसम खाता है कि यह महज एक संयोग है। इसलिए निराश डेंगलर और डेब्रूइन की छुरी के लिए कुछ बंदूक की गोली का लेन देन करते हैं। फिर दोनों ग्रुप अलग अलग दिशाओं में चल देते हैं। डेंगलर और मार्टिन थाईलैंड के रास्ते आजादी पाने की कोशिश में जंगल में भाग जाते हैं। जल्द ही बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए डेंगलर और मार्टिन पानी और अपने चावलों से किसी तरह जिंदा रहते हैं। दुर्भाग्य से जब वे दोपहर के भोजन के लिए रुकते हैं तो पीछे से एक भूस्खलन से वे पहाड़ी से नीचे पहुंच जाते हैं और उनका चावल भी बर्बाद हो जाता है। काफी चलने के बाद आखिरकार वे नदी तक पहुंचते हैं और उस ट्रेनिंग की वीडियो को याद करते हुए वे एक बेड़ा बनाते हैं। पहले तो वे पत्तों के नीचे छिपकर पूरी तरह से सुरक्षित रूप से तैरते हैं, लेकिन पानी की धारा उन्हें एक झरने की दिशा में बहा कर ले जाती है। फिर भी डेंगलर और मार्टिन सही समय पर ध्यान देते हैं और किनारे की ओर तैरने लगते हैं, जिससे उनका बेड़ा तो गिरकर चट्टानों पर टूट जाता है, लेकिन वे बच जाते हैं। अब कई दिन बीत जाते हैं और वे दोनों अभी तक जंगल में ही भटक रहे होते हैं और अपना अधिकांश समय लगातार बारिश में भीगते हुए बिताते हैं। एक दोपहर उन्हें पता चलता है कि उनके कपड़ों के नीचे कुछ खून चूस रहा है और वे झोंक को अपनी कमजोर त्वचा से एक एक करके दर्दनाक तरीके से निकलते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पास में एक आदमी मछली पकड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शूटिंग से सैनिक उन्हें फिर से पकड़ सकते हैं, इसलिए वे चुपचाप मछुआरे के जाने का इंतजार करते हैं। इससे उन्हें लगता है कि उनके पास बेकार ही हथियार हैं, इसलिए वे ज्यादा वजन से छुटकारा पाने के लिए हथियार को नदी में फेंक देते हैं। इस दौरान उन्हें जमीन पर एक पुराना जूता मिलता है और डेंगलर मार्टिन को वह जूता दे देता है, क्योंकि वह अक्सर कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। इसलिए डेंगलर किसी तरह से उसका उत्साह बनाए रखना चाहता है। बहुत चलने के बाद दोनों एक खंडहर गांव में पहुंचते हैं और वे आराम करने के लिए वहां रुक जाते हैं। तभी उसी समय कुछ अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, लेकिन डेंगलर चाहे कितना भी चिल्लाए वे उसे नहीं देखते हैं और चले जाते हैं। मार्टिन अपना दिमाग खोने लगता है, इसलिए डेंगलर उसे आराम करने के लिए कहता है, जबकि वह लोकल लोगों से सीखी गई तकनीक से आग जलाता है और हेलीकॉप्टरों के लिए धुएं से सिग्नल बनाने के लिए झोपड़ियों को जला देता है। दुर्भाग्य से अमेरिकी उन्हें दुश्मन समझ लेते हैं और उन पर गोली चला देते हैं, इसलिए डेंगलर को मौत से बचने के लिए भागना पड़ता है। अब क्योंकि लोकल लोगों ने भी शायद धुआं दिखा लिया होता, इसलिए डेंगलर और मार्टिन उनके आने से पहले ही वहाँ से निकल लेते हैं। मार्टिन बहुत कमजोर हो गया होता है, इसलिए डेंगलर को उसे इधर उधर जाने में मदद करनी पड़ती है। इसलिए हार मानकर वे पास के गांव में सरेंडर करने का फैसला करते हैं, जहां वे दिखाते हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और वे खाने की भीख मांगते हैं। हालांकि गांव वाले दुश्मन को देखकर खुश नहीं होते हैं और तुरंत मार्टिन को मार देते हैं। गुस्से में डेंगलर अपनी छुरी निकालता है और बिल्कुल पागल की हालत में चारों ओर घुमाता है। इसलिए जब गांव वाले डर के
मारे पीछे हट जाते हैं तो वह मार्टिन का जूता लेता है और भाग जाता है। अब गांव वाले पीछा करते हैं, लेकिन डेंगलर झाड़ियों में छिपने में कामयाब हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, थकावट और भूख डेंगलर को पागल करने लगती है और उसे भ्रम होने लगता है कि मार्टिन का भूत उसके साथ है। डेंगलर नदी के किनारे के करीब रहता है और जब भी वह लोकल लोगों को देखता है तो वह उनके चले जाने का इंतजार करता है और फिर उनके छोड़े गए खाने को चुरा लेता है। यहाँ तक कि वह सांप को भी कच्चा खाने के लिए पकड़ लेता है। एक सुबह एक अमेरिकी स्काउट विमान उड़ता है और डेंगलर वीडियो की तरह एक बड़ा सा पत्ता लहराता है। पहले तो विमान उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जल्द ही 2 हेलीकॉप्टर आते हैं और आखिरकार डेंगलर को बचा लिया जाता है। कुछ लोग भी हेलीकॉप्टरों को देखते हैं और हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिक उन पर तुरंत गोली चला देते हैं और वे उड़ जाते हैं। सैनिकों में से एक डेंगलर की पहचान करता है और उसे एक कैंडी बार खाने को देता है। जब वे अमेरिकी बेस पर पहुंचते हैं तो डेंगलर को ठीक होने के लिए अस्पताल भेजा जाता है। 2 CIA एजेंट उस पर दिन भर नजर रखते हैं, जो उसे अपनी कहानी किसी के साथ साझा नहीं करने देते हैं और बार बार सवालों के जरिए उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब डेंगलर को अपने पुरानी टीम में लौटने का मन होता है, लेकिन CIA उसे भी जाने नहीं देती है। एक दोपहर डेंगलर की टीम एक कार्ट पर बर्थडे केक और डेंगलर के मंगेतर का एक लेटर के साथ दिखाई देता है, यह दिखाते हुए कि आज डेंगलर का जन्मदिन है। CIA एजेंट उन्हें जश्न मनाने के लिए कुछ पल अकेले देने के लिए मान जाते हैं और टीम अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने लगती है। कुछ देर बाद CIA एजेंट देखते हैं कि टीम बिना किसी संदेह के कार्ट के साथ बेस से निकल रही है। हालांकि जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने डेंगलर को कार्ट में छिपा दिया है और वे उसे एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद डेंगलर आखिरकार अपने मनचाहे नौसेना जहाज पर सवार होकर वापस आ जाता है और जहाज के पूरे चालक दल से उसकी मुलाकात होती है, जो उसके वापस स्वागत के लिए जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। दोस्तों, फिल्मी फियर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कसम से बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।